अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। हाँ जी, एक वीक बीच में ऑफ आ गया तो ऐशी हो गई, पढ़ने को नहीं मिला तो ऐशी वाली बात है। नुकसान क्या है इसमें? होते तो अंदर अंदर से खुशी हैं सारे, और फिर जब पेपर देने आते हैं तो फिर याद आता है यार ये तो क्यों गैप आया था। चले खैर, एक छोटा सा रीकैप कि हमने क्या किया था पिछले वीक। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने शुरू किए थे। उन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की मैंने आपको रिकग्निशन बताई थी। रिकग्निशन सीधी सी बात थी। रिकग्निशन ये थी कि जब हम पार्टी टू द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे, हम रिकॉर्डिंग कर लेंगे। अगली मेन बात थी मेजरमेंट। मेजरमेंट के लिए ज़रूरी था कि एसेट किस क्लास में ताल्लुक़ रखता है। अब उसमें क्लास, फिर पहले क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। क्लासिफिकेशन क्या था? वो एसेट्स जो दूसरे की डेट हैं और वो एसेट्स जो दूसरे की इक्विटी हैं। वो एसेट जो दूसरे का डेट हैं उनकी तीन क्लासेस थी: अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल। वो फाइनेंशियल एसेट जो दूसरे की इक्विटी है उसकी दो क्लासेस हैं: फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल। और ये जो क्लासेस के नाम हैं यही इनकी मेजरमेंट के तरीके हैं। इनमें एक चीज़ हमने इनिशियल मेजरमेंट पढ़ी थी। इनिशियल मेजरमेंट ये थी कि अगर फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल वाली क्लास है तो वो रिकॉर्ड होगा फेयर वैल्यू ऑफ एसेट पे, और अगर फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल के अलावा वाली क्लास हैं तो उसमें रिकॉर्ड होगा फेयर वैल्यू ऑफ एसेट प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट के। फिर इसमें एक बात यह देखी थी कि हो सकता है कि जो ट्रांजैक्शन प्राइस है, ट्रांजैक्शन प्राइस से मुराद ये है कि हमने डिबेंचर जितने का खरीदा है वो ट्रांजैक्शन प्राइस है, वही डिबेंचर की फेयर वैल्यू हो सकता है ना हो। अगर वो फेयर वैल्यू से डिफरेंट है तो जो डिफरेंस है वो पी एंड एल में आएगा। फिर इसके अलावा हमने सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में अमोर्टाइज्ड कॉस्ट के लिए एक टेबल कैलकुलेट करना सीखा था। फिर उसके अलावा फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में वो बात कर रहा हूं अगर दूसरे का डेट है तो। फिर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई के अंदर वो टेबल तो बनता ही था, सारी अकाउंटिंग वैसे ही होती थी, बस एक एंट्री एक्स्ट्रा आती थी जो फेयर वैल्यू पे अपडेट करने के लिए होती थी और उसका डिफरेंस गेन या लॉस ओसीआई में जाता था। फिर तीसरी कैटेगरी थी फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल, जिसमें कोई अमोर्टाइज का टेबल नहीं बनता था, सिंपली जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो मिलता था वो इनकम बन जाता था और जो भी उस पर फेयर वैल्यू गेन लॉस होता था वो पी एंड एल में जाता था। ये थे वो एसेट जो दूसरे की डेट हैं। फिर वो एसेट जो दूसरे की इक्विटी है, इनकी जो क्लासेस का नाम था वही इनकी मेजरमेंट थी। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, हर साल के एंड पे हम इन शेयर्स की इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे अपडेट करते थे और जो डिफरेंस है वो ओसीआई में जाता था। फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल, हर साल हम इनको अपडेट करते थे और जो डिफरेंस था वो पी एंड एल में जाता था। मैंने पहले उल्टा तो नहीं बोल दिया कुछ? ये हो गए फाइनेंशियल एसेट्स। फिर इसमें मैंने एक चीज मिक्स की थी कि अगर IAS 21 मिक्स हो जाए, क्योंकि IAS 21 में पढ़ा था कि जो मॉनेटरी एसेट्स हैं उन पे हर साल के एंड पे जो एक्सचेंज गेन लॉस होगा वो पी एंड एल में जाएगा, जबकि जो नॉन मॉनेटरी एसेट्स हैं वो वहां जाएगा जहां पर वो एसेट जाता है। फिर इसको प्रैक्टिस भी किया था, लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज़ थोड़ी सी कंट्राडिक्टरी तो नहीं कहता, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी। वो था वो फाइनेंशियल एसेट जो दूसरे का डेट है और वो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे है, तो उस पर हमने एक्सचेंज गेन लॉस पी एंड एल में डाला था, लेकिन वो सिर्फ उस हद तक जो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड में होता। जो उससे ऊपर था फेयर वैल्यू की वजह से वो पी एंड एल में नहीं डाला था, वो ओसीआई में ही गया था। इसके लिए सवाल भी किया था। फाइनेंशियल लायबिलिटीज शुरू की थी। फाइनेंशियल लायबिलिटीज की इनिशियल मेजरमेंट सिखाने से पहले उसकी क्लासेस बताई थी। क्लासेस में एक वो है जो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट है, जो बाय डिफॉल्ट वही है, और एक थी फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल। जो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट थी उसकी कैलकुलेशन सारी वैसी थी जैसे एसेट की होती थी, और उसकी जो इनिशियल मेजरमेंट थी वो फेयर वैल्यू माइनस ट्रांजेक्शन कॉस्ट थी, क्योंकि उसमें हमें पैसे मिल रहे होते थे और ट्रांजेक्शन कॉस्ट में पैसे जा रहे होते थे, तो माइनस है। इसमें भी ऐसे ही था कि अगर फेयर वैल्यू और ट्रांजैक्शन प्राइस में डिफरेंस है तो वो पी एंड एल को जाएगा। फिर इसमें अमोर्टाइज्ड कॉस्ट की कैलकुलेशन की थी जो बिल्कुल एसेट जैसी ही थी। फिर उसमें एक चीज़ थी फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल। फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल में ये पढ़ा था कि
फेयर वैल्यू में जो चेंजेस आएंगी वो P&L में जाएंगी, लेकिन अगर चेंजेस हैं हमारे क्रेडिट रिस्क में चेंज की वजह से फिर वो OCI में जाएंगी। लेकिन अगर इस तरह करने से अकाउंटिंग मिसमैच होता है तो फिर वो OCI वाला काम छोड़ देंगे, P&L में ही डालेंगे। और एंड मैंने यही किया था कि इसका एक सवाल कराया था सादा सा, और उसके बाद आपको एक सवाल कहा था पढ़ के आइएगा, इस उम्मीद पे कि वो एग्जाम लेवल से शायद ज़्यादा एडवांस है, लेकिन फिर भी मैंने उसका एक सवाल बना दिया था और आपको कहा था उस सवाल को अच्छी तरह, चाहे एक असाइनमेंट की तरह कराएं, लेकिन अच्छी तरह से समझ बूझ के आइएगा। तो मैं इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ, अगर आपने वो किया है तो मेरे इस ओवरव्यू से फ़ायदा होगा, नहीं किया तो बस छोड़ दें, इग्नोर कर दें। पेपर में आ गया तो अगली दफ़ा कर लेना। फिर इसका तरीका यह था कि हम साल के शुरू में क्रेडिट रिस्क की वजह से जो हमारा इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिक कंपोनेंट था वो निकालते थे। इससे क्या मुराद है? अगर कोई हमें लोन देता है, आपने चूंकि जिन लोगों ने BFD पढ़ी हुई है या पढ़ रहे हैं, तो पढ़ी हुई है तो आपको ये बात पता होगी, पढ़ रहे हैं तो ये एक ना एक दिन पढ़ ही लेंगे कि जब डिवेंचर की, बॉन्ड की मार्केट वैल्यू निकाली जाती है तो वो इन्वेस्टर के रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे निकाली जाती है। ये कुछ वैसा सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन जिन्होंने BFD नहीं पढ़ी हुई उनको मैं कोशिश करता हूं कि समझाने में आसानी रखूं। अगर कोई बैंक हमारी कंपनी को लोन दे और उसके मुकाबले पे एक और कंपनी है, कंपनी B, इसको लोन दे, अगर इसका क्रेडिट रिस्क मैंने बताया है ना, रिपोर्टिंग में पक्की बातें बताया था। हाँ जी बिल्कुल, क्रेडिट रिस्क। अगर हमारा क्रेडिट रिस्क इससे कम है, यानी ये ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग कंपनी है और बैंक इसको लोन देने के लिए अगर 12% इंटरेस्ट लेने को तैयार है, हम इससे कमजोर हैं, तो हमसे वो ज्यादा इंटरेस्ट मांगेगा या थोड़ा मांगेगा? ज्यादा मांगेगा। हमसे लेट से वो 15% मांगेगा। तो हमसे 3% ज्यादा क्यों मांग रहा है? क्योंकि हमारे में क्रेडिट रिस्क इससे ज्यादा है। इसी तरह एक पाकिस्तान के हिसाब से अगर बात करूं तो एक गवर्नमेंट कंट्रोल्ड रेट होता है, इंटर बैंक ऑफर रेट, काइबोर कहते हैं उसको, काइबोर। अगर काइबोर ये पाकिस्तान का ऑफिशियल रेट है जो गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है, ये इंटर बैंक के लिए एक रेट है। अगर काइबोर 11% है, यानी बैंक्स अगर आपस में एक दूसरे को लोन देंगे तो काइबोर पे देंगे, तो बैंक्स तो एक दूसरे के साथ सिक्योर डील करेंगे ना। अगर एक बैंक उसका लोन लेके भागेगा तो स्टेट बैंक पकड़ लेगा उसको। तो एक तरह से हम कह सकते हैं ना कि एक बैंक अगर दूसरे बैंक को लोन दे रहा है तो वो रिस्क फ्री है। अगर बैंक ए बैंक बी को, बैंक आपस में भी तो डील्स कर सकते हैं ना, अगर बैंक ए बैंक बी को लोन दे रहा है तो वो रिस्क फ्री लोन है ना, क्योंकि उनके अब्बा जी जो स्टेट बैंक हैं वो भागने नहीं देंगे बैंक को, वो उसको पकड़ के पैसे उसको दे देंगे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि रिस्क फ्री है। तो बैंक आपस में अगर लोन एक दूसरे को इस रेट पे दे रहे हैं तो यानी ये वो रेट है जिसमें रिस्क नहीं है। हमारा इंटरेस्ट रेट इससे 4% ज्यादा क्यों है? क्रेडिट रिस्क की वजह से। अगर अगले साल हमारी हालत और खराब हो जाए और अगले साल हमें बैंक लोन 15 की बजाय 16% पे दे रहा हो, तो अब हमारे क्रेडिट रिस्क की वजह से कितना एक्स्ट्रा पड़ रहा है? 5%। उससे अगले साल अगर हमारी हालत बेहतर हो जाए और बैंक हमें 13% पे लोन देने को तैयार हो जाए, तो हमारे क्रेडिट रिस्क की वजह से कितना एक्स्ट्रा पड़ रहा है? 2। ठीक है। तो काइबोर का और जो हमें बैंक एक्चुअली चार्ज करने को तैयार है उस साल के हालात और हमारी औकात के मुताबिक, ये है हमारे क्रेडिट रिस्क पे डिपेंड करता हुआ, इसको कहेंगे इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिक कंपोनेंट। इंस्ट्रूमेंट यानी हमारा लोन, स्पेसिफिक जो इसी के लिए कंपोनेंट, हमारे इंटरेस्ट रेट का वो कंपोनेंट जो हमारे इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिक है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे इंटरेस्ट 16% था, इसका जो डिफरेंस होगा वो कंपोनेंट स्पेसिफिक होगा? जी, इससे डिफरेंस कह रहा हूं, ये इनका आपस का डिफरेंस नहीं कह रहा। तो मैंने 3 पॉसिबल सिनेरियो लिखे हैं ना, यानी काइबोर आप समझ लें इंटरेस्ट फ्री रिस्क है कि बैंक एक दूसरे को लोन अगर देंगे तो उनको कोई रिस्क नहीं है, स्टेट बैंक उनके पैसे पूरे कर देगा।
तो वो एक रिस्क फ्री रेट कह सकते हैं। रिस्क फ्री से मुराद आप समझ लीजिए कि अगर लेंडर किसी को लोन देता है और उसको लोन डूबने का चांस नजर ही नहीं आ रहा, कोई चांस ही नहीं है, तो वो थोड़े रेट पे भी लोन देने को तैयार हो जाएगा ना। तो ये है वो इन्वेस्टमेंट जिसमें रिस्क नहीं है, तो इससे जो वो इंटरेस्ट कमाएगा उसको रिस्क फ्री रेट कहते हैं। तो अगर पाकिस्तान के अंदर बैंक्स एक दूसरे को इस रेट पे लोन दे सकते हैं और एक दूसरे को लोन अगर वो देंगे तो स्टेट बैंक को बता रहे हैं हमने उस बैंक को लोन दिया है, स्टेट बैंक दूसरे बैंक को भागने नहीं देगा, तो उसको हम रिस्क फ्री रेट कह सकते हैं। तो अगर हमारे कोई लोन देते हुए बैंक इससे ज्यादा चार्ज कर रहा है तो क्यों ज्यादा चार्ज कर रहा है? क्योंकि हमें लोन देने में उसको रिस्क फेस करना पड़ रहा है। तो इस काली वाली मिसाल में हमारा कंपोनेंट स्पेसिफिक पोर्शन कितना है जो रिस्क को रिफ्लेक्ट कर रहा है? 4%। इस लाल वाली मिसाल में 5%, नीली वाली मिसाल में 2%। 2% चांस कम है, बहुत कम चांस है, ना होने के बराबर है। ना करो यार बीएफडी। तो वो जो 3% वो है। ये वाली बात कुछ समझ आई हो शायद। अच्छा, बीएफडी पढ़े हुए सोच से मत बताना बीएफडी को, क्योंकि सबने नहीं पढ़ी होगी ना बीएफडी, बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ी होगी। तो अगर बीएफडी नहीं पढ़ी तो फिर भी कोई बात समझ आई है कि नहीं? हम हर साल के स्टार्ट पे पहले तो एक कैलकुलेशन करें, पहली दफा तो स्टार्ट पे करनी पड़ेगी ना, उसके बाद जब एंड पे कर रहे होंगे तो वही अगले साल के स्टार्ट वाली कैलकुलेशन होंगी। तो मैंने सवाल कहीं से तो शुरू करना था, तो मैंने एक सवाल शुरू किया 2019 के स्टार्ट से। उस वक्त जो हमारे इशू किए हुए बॉन्ड थे उनकी मार्केट वैल्यू लाख रुपए थी, और ये आपको, अगर वैसे तो मैं स्टिल उम्मीद कर रहा हूं कि ये काफी एडवांस है जो सवाल मैंने दिया है, लेकिन फिर भी कोशिश करिए अगर आपको समझ आ जाए। अगर ये आ जाता है तो मार्केट वैल्यू आपको दी होगी, वैल्यूएशन तो है ही नहीं ना रिपोर्टिंग का काम, वो तो बीएफडी है, तो आपको ये वैल्यू तो दी होगी। अच्छा, अब ये मार्केट वैल्यू कैसे निकाली जाती है? ये बीएफडी का एक कॉन्सेप्ट है, ये किसी ना किसी रिटर्न को रिक्वायर करते हुए उस पर कैलकुलेट की जाती है, ये बीएफडी का कॉन्सेप्ट है। तो ये जो मार्केट वैल्यू है ये गिवन होगी, ये मार्केट वालों ने किस रेट को सामने रखते हुए निकाली होगी, वो मैंने 2019 के शुरू में 8% दिया हुआ। यानी आप ये समझ लीजिए कि हमें लोग 8% पे लोन देने को तैयार थे, इसको ऐसे समझ लें आप, हमें लोग 8% पे लोन देने को तैयार थे। जबकि कराची इंटरबैंक ऑफर रेट 5% चल रहा था। तो उस वक्त यानी 1 जनवरी 19 को हमारी औकात के मुताबिक लोग हमें रिस्क की वजह से कितना एक्स्ट्रा % चार्ज कर रहे थे? 3। ये 1 जनवरी पे कैलकुलेट कर लिया 3। अभी तो आपने बैंक की मिसाल दी ना, तो रिस्क फ्री का था, लेकिन यहाँ पे तो लोग हमें डिबेंचर पैसे दे रहे हैं ना, तो रिस्क फ्री मैंने स्काईबोर को कहा था, ये तो मार्केट में होगा ही ना, ये तो सारी दुनिया को पता होगा, सारी दुनिया नहीं मतलब पाकिस्तान को पता होगा कि स्काईबोर क्या चल रहा है। तो 3% रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारी उस वक्त की औकात को। साल गुजर गया, अच्छा साल के शुरू में मार्केट वैल्यू क्या थी? 1 लाख। साल एंड हो गया, मार्केट वैल्यू हो चुकी है 95,972। तो वैल्यू का कम हो जाना लायबिलिटी है, गेन हमारे लिए लॉस है, गेन। तो टोटल गेन आ गया 4,028, बिल्कुल 19 वाली एंड पे आए तकरीबन, यानी 20 वाली काली लाइन से ऊपर ऊपर, जो 20 वाली काली लाइन है उससे ऊपर टोटल गेन आ गया 4028। ठीक है, अब हमने देखना है कि इसमें कितना गेन हमारे औकात चेंज करने की वजह से और कितना हालात चेंज होने की वजह से। तो जितना हमारी औकात चेंज होने की वजह से वो ओसीआई में जाएगा और जितना हालात चेंज होने की वजह से है वो पीएनएल में जाएगा। इसके लिए हमें वो वैल्यू निकालनी पड़ी कि अगर हमारी औकात चेंज ना होती तो वैल्यू क्या होती। दोबारा सुने, 1 लाख रुपए से वैल्यू चेंज होके 95,000 पे आ गई। क्यों चेंज हुई होगी? मार्केट के हालात चेंज हुए होंगे और उर्दू वाला हमारी औकात चेंज हुई होगी। तो वो जो हमारी औकात के चेंज होने की वजह से गेन लॉस है वो कहां जाएगा? ओसीआई में। और जो मार्केट के हालात चेंज होने की वजह से,
तो हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि हमारी औकात की वजह से कितना है। इसका तरीका यह है कि हम मार्केट वैल्यू निकालें कि अगर हमारी औकात चेंज ना होती तो मार्केट वैल्यू क्या होती। ये जो कैलकुलेशन की हुई है ना कि अगर हमारी औकात चेंज ना होती, साल के शुरू में काइबोर 5% था, तो हमारी औकात कितनी है? 3%। साल के शुरू में काइबोर 5% था, तो हमारी औकात कितनी? शुरू में सर 8% था। हम काइबोर 5% था, 5 था, तो हमारी औकात कितनी थी? 3%। साल के एंड पे आके काइबोर 5.75 हो गया, दिया हुआ है। अगर हमारी औकात चेंज ना हुई होती तो अब भी 3% के हिसाब से लोग हमें कितने परसेंट पे लोन देने को तैयार हो जाते? 8.75। तो हमने इस 8.75% को इस्तेमाल करते हुए मार्केट वैल्यू निकाली। वो आ गई 97,557। तो जो इन दोनों का डिफरेंस है, इन दोनों, जी सर, तो मार्केट वैल्यू एंड ऑफ ईयर और वो मार्केट वैल्यू अगर हमारी औकात चेंज ना होती, उन दोनों में डिफरेंस। तो वो हमारी औकात चेंज की वजह से है ना, तो ये OCI में जाएगा। सर लेकिन यहाँ हम कर रहे हैं कि वो मार्केट वैल्यू जो अगर हमारी औकात चेंज ना होती, निकल आई 97,000, जी सर, आ गई। जबकि असल में मार्केट वैल्यू 95 हो चुकी है। तो मजीद 2,000 का फर्क किस वजह से आया? देखो 1 लाख से 97 तक आ जाती हालात चेंज होने की वजह से, लेकिन वो 97 की बजाय 95 पे चली गई, तो मजीद 2,000 क्यों चेंज हो गई? हमारी औकात की वजह से। तो ये OCI में जाएगा। और वो जो लाख से 97 पे आती, ये P&L में जाएगा। पिछले साल मार्केट वैल्यू 1 लाख थी, साल के एंड तक ये गिर के 95 कितनी? सर 95,972। कितना फर्क आया देखिए, 4028। अगर हमारी औकात चेंज ना होती तो मार्केट वैल्यू 97 तक तो गिर ही जानी थी। कितनी? 97, 97,557। यानी यहां से यहां तक तो मार्केट के हालात की वजह से गिर जानी थी, अच्छा, ये इसका डिफरेंस P&L में जाएगा। और यहां से यहां तक हमारी औकात की वजह से। सर आप ये कह रहे हैं कि अगर हमारा क्रेडिट रिस्क ना चेंज होता तो वैल्यू आती 97,557, इसका जो डिफरेंस होता है वो P&L में जाता है, लेकिन अब वैल्यू आ गई इस पे, तो ये हमारी औकात चेंज होने की वजह से, ये OCI में जाएगा। ठीक है, यही काम 2020 में भी किया हुआ। लेकिन अगर समझ नहीं आया तो आई सजेस्ट के दफा करें आप इसको। ये पहली मुझे जरा एडवांस लग रहा है रिपोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो नहीं आपने तो BFD पढ़ी हुई है ना, इसलिए बेहतर है। सर लेकिन स्टेप तो ऐसे ही करनी है। तो अगर आपको ये किसी हद तक हाथ पैर पड़ गया तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। बिल्कुल इसी तरह 2020 किया हुआ। चलें अब आगे चलते हैं। अगले सेट ऑफ नोट्स में मैंने अब मैंने ये नोट्स का सेट चेंज कर लिया ना, अब आपको जो PDF फाइल मिल रही है वो डिफरेंट है। इस अगले सेट पे जाने से पहले एक रिवीजन के तौर पे एक पास पेपर का सवाल कर लेते हैं आप अभी, और उसके सोल्यूशन में आपको एक गलती खुद ही पता चल जाएगी। तो आप जब कर लेते हैं तो फिर मैं एक तो ये कि जो उसमें मसले कुमाइल को आए होंगे आपको वो मसले आए होंगे, और गलती भी फिर आप ही ढूंढेंगे उसमें गलती क्या है। तो आप अभी के अभी एक सवाल करिए, और आपको अगर IAS 21 भूला हुआ है तो आप वो भी पेज फॉरेन करेंसी वाला सवाल आप करिए। जिनके पास ये वाली बुक है यासिर साहब की, तो उसमें क्वेश्चन नंबर
17 है, क्वेश्चन नंबर 17, सर पेज नंबर पेज 278 पे। और जिनके पास ये बुक नहीं है तो समर 2018 अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 3 है, कंगारू लिमिटेड। समर 2018 क्वेश्चन नंबर 3 कंगारू लिमिटेड। इसमें पॉइंट 1 पॉइंट 2 दोनों ही करने हैं आपने, क्योंकि रिक्वायरमेंट दोनों की मिला के सेम है। वैसे अपेरेंटली लग रहा है शायद पॉइंट 1 कुछ और है, पॉइंट 2 कुछ और है, तो ये दो तरह की ट्रांजेक्शन हैं लेकिन रिक्वायरमेंट इनकी कंबाइंड है। इनमें एक गलती है हो जाएगा, तो आप अभी लेक्चर रोकें, पहले ये सवाल करें ताकि पिछला पढ़ा हुआ वो एक थोड़ा बहुत उसका रिफ्रेशर हो जाए कि हाँ जो पहले पढ़ा था उसका एक पास पेपर का सवाल कर लिया है। उसके बाद फिर मैं आपको अगले जो सेट ऑफ नोट्स हैं वो पढ़ाना शुरू करता हूँ। चलें आप लेक्चर पॉज करें और ये सवाल करें, शाबाश अभी करें। हाँ जी डन। उसके बाद फिर मैं आपको अगले जो सेट ऑफ नोट्स हैं वो पढ़ाना शुरू करता हूँ। चलें आप लेक्चर पॉज करें और ये सवाल करें, शाबाश अभी करें। हाँ जी डन। क्या आपको क्या इसमें मसले लगे? सर एक तो मसला ये गेन 25 का आ रहा है सर, उसमें 2.54 लिखा होगा। जी बिल्कुल, एक तो ये गलती है, सोल्यूशन में गलती ये है, और ये आई कैप का जो सोल्यूशन जिनके पास पास पेपर है ना उसमें नहीं गलती है, ये इसमें यासर साहब की बुक के अंदर वो लाइन कॉपी हुई हुई है। तो ये जो अनरियलाइज्ड गेन P&L की लास्ट लाइन जो लिखी है ना अनरियलाइज्ड गेन, ये वो है जो बाकी बचे शेयर्स ए उनके ऊपर जो फेयर वैल्यू गेन है ना ये वो है। तो वर्किंग 1 में आप देखें, वर्किंग 2 में आप देखेंगे तो आपको 25 नजर आ रहा है, जबकि यहां पर उसको 2.54 लिखा हुआ है, तो वो सही नहीं है, तो ये 25 है जी। सर एक मसला इसमें आया था सर मुझे, ये जो रेंट लिखा हुआ है सर, इसकी जरा कैलकुलेशन नहीं समझ। अच्छा, गलती नहीं मिली कोई? सर ये एक कैलकुलेट की जो और कोई गलती नहीं लगी? सर शायद जल्दी में किया है, मुझे मिली नहीं होगी। जी इसकी समरी सुन लें। एक तो ये कि जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, जो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है, ये बेशक इस IS का नहीं है लेकिन पार्ट 2 इसी का है, ट्रांजैक्शन 2 इसी की है, तो उसमें डालने में कोई हर्ज नहीं है। वैसे भी IS 21 इसके साथ ही पढ़ाया था और मिक्स भी किया था उसको। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन ये है कि हमने एक बिल्डिंग खरीदी बाहर, और उसकी कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग IS 21 में सवाल भी कर चुके कि अगर कुछ पेमेंट एडवांस की हुई थी और बाद में प्लांट अब तक पहुंचा है तो उसकी कॉस्ट हमने प्लस करके निकाली थी। तो देखिए वर्किंग 1 के अंदर जो एडवांस पेमेंट की थी वो तो जिस दिन की थी उस दिन वाला रेट लगेगा, फिर जिस दिन बिल्डिंग हम तक पहुंच गई तो जो बाकी 90 का 90% है ये उस दिन वाले रेट के ऊपर बिल्डिंग में डेबिट होगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो उस दिन यानी 1 अगस्त को 108 रुपये, तो 90% पे नहीं सॉरी 1 जुलाई 90% पे 105 रुपये का रेट लगा हुआ है, और 10% जो 1 मई को एडवांस दे दिया था उस पे 100 रुपये वाला रेट लगा हुआ है। तो वर्किंग 1 के अंदर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्ट निकल आई, इस पे तो नहीं कोई एतराज? अच्छा, कॉस्ट निकल आई, फिर हमने इसको ईयर एंड के ऊपर फेयर वैल्यू पे अपडेट करना है। ईयर एंड यानी 31 दिसंबर की फेयर वैल्यू दी हुई है 2.5 मिलियन, और इसको जब 116 ईयर एंड 116 उस पर ट्रांसलेट करेंगे तो 290 मिलियन आ जाएगा, और ये इसका 18.3 फेयर वैल्यू गेन बन जाएगा। दो एक्सचेंज रेट में दिए हुए थे। किस पे? क्वेश्चन में एक तो फॉलोइंग स्पॉट एक्सचेंज रेट आर अवेलेबल, फिर उसके नीचे एक और उसमें दिया था एवरेज करके, सर कितने महीने से लेकर कितने महीने तक ये रेट होगा। तो क्या हमने एवरेज रेट लेने? सर आपने कहा था अगर कहा, हाँ, तो अगर कहा हो तो लेने, तो अगर नहीं कहा तो एवरेज रेट का कुछ भी नहीं करना। शायद उसने दिए भी होंगे। अच्छा, ये तो हो गई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू।
फिर इसमें हमने जो रेंट लिया है, चूंकि बाहर अमेरिका में ही रेंट पे दे दी, तो उसके लिए रेंट हमें सारा का सारा एडवांस में ही मिल गया था, कैश डेबिट। कितना, किस दिन मिला था हमें ये पैसे? मिले थे 1 सितंबर को। तो कैश जब मिला 1 सितंबर को है, तो कितने रुपए मिले होंगे 1 सितंबर वाला रेट? 110 रुपए। तो $0.24 मिलियन इंटू 110। अब ये जो हमने ज्यादा पैसे ले लिए, कुछ तो इस साल के हैं, कितने महीने इस साल के हैं? तो बाकी 8 महीने, तो वो हमारे लिए एडवांस रेंट हो गया ना। तो अब ये एडवांस रेंट 8 महीने का बैलेंस शीट में आ जाएगा और 4 महीने की रेंट इनकम ये हमारी एसओसीआई में आ जाएगी। तो ये किया हुआ है $0.24 मिलियन इंटू 110 रुपए इंटू 4/12 इनकम में और इंटू 8/12 एडवांस रेंट में। ये हो गया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ये हो सकता है जैसे उसने रेंट एडवांस में ले लिए, तो जो उसने नीचे वाले टेबल में रेट बताए हुए, तो एंड पे बताया हुआ सितंबर टू दिसंबर तक 113 वाला रेट, तो सर उसने एवरेज करके एडवांस में पैसे ले लिए हैं? सर वो कह रहा है कि उसने रेंट पे प्रॉपर्टी दी लेकिन पैसे एडवांस में ले लिए। तो सर 1 सितंबर को उसने प्रॉपर्टी दी, तो सर जो इस ईयर के 4 महीने होंगे सर उसको एवरेज करके 113 पे दे देते थे। किसको दे देते? जो एक्सचेंज रेट हमने लगाया है ना 1 सितंबर वाला, सर हमने तो लगाया है। कैश ट्रांजैक्शन पे कभी भी एवरेज रेट नहीं लग सकता। कैश तो उसी दिन फ्लो हो रहा होगा ना। बेशक पैसे एडवांस में ले लिए। कैश फ्लो किस दिन हुआ? सर 1 सितंबर पे। तो 1 सितंबर पे जब कैश फ्लो हो गया तो हमारे बैंक में उतने ही पैसे आए होंगे जो 1 सितंबर का रेट था। कैश फ्लो पे कभी भी एवरेज रेट नहीं लग सकता। ये गलती मेरे वो लगा दी। ये जो एवरेज रेट अगर लग भी रहा है ना, अगर, तो ये उस एंट्री में लग रहा होगा जिसमें कैश फ्लो नहीं हो रहा। यानी अगर ऐसा होता ना, इस साल का रेंट हमें मिला ही ना होता, हमें इस साल का रेंट ना मिला होता, तो हम 4 महीनों की इनकम तो बनाते ना, और उन 4 महीनों की इनकम को इनकम रिसीवेबल, रेंट रिसीवेबल डेबिट और रेंट इनकम क्रेडिट करते। अब वो एंट्री हम एवरेज पे कर सकते थे, उसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन एवरेज पे तब करना है जब कहा एवरेज पे करने का, नहीं तो फिर हम उसको ईयर एंड वाले रेट पे करते, क्योंकि ईयर एंड पे इनकम बना रहे होते ना। तो जिस एंट्री में कैश फ्लो हो रहा है उसमें कभी भी एवरेज रेट नहीं लग सकता। कैश तो जो एक्चुअली बैंक के अंदर आएगा वो तो उस दिन के रेट पे आएगा। ये हो गई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अच्छा, अब 2 शेयर्स हैं इसमें, आप जी, इसमें आपको मैंने नोट भी लिख के दिया था कि जो बेचते हुए की ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है उसको हमने नहीं कंसिडर करना होता वैल्यूएशन के अंदर। यही वजह है कि जो ईयर एंड के ऊपर हम लोग फेयर वैल्यू गेन लॉस निकाल रहे हैं वर्किंग 2 के अंदर, उसमें सिर्फ फेयर वैल्यू ली हुई है, बेचते वक्त की ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं ली हुई है। एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट वो है जो खरीदते वक्त हो रही है, एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट वो है जो बेचते वक्त हो रही है। जो खरीदते वक्त हो रही है वो टेबल में बताई हुई है, जो बेचते वक्त हो रही है वो टेबल के नीचे तीसरे पैराग्राफ में बताई हुई है जहां पर बेचने का जिक्र है। तो जब हमने ईयर एंड के ऊपर फेयर वैल्यू गेन लॉस निकालना है, फेयर वैल्यू का गेन लॉस निकालना है, उस वक्त ट्रांजैक्शन कॉस्ट का कोई काम नहीं। ये मैंने आपको नोट्स में नोट भी लिख के दिया हुआ है कि जो बेचते हुए की ट्रांजैक्शन कॉस्ट है उसको नहीं कंसिडर करना वैल्यूएशन के अंदर। सर आप ये कह रहे हैं कि जब हम अपडेट करेंगे तब हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे बेचने वाली ट्रांजैक्शन कॉस्ट को। जी सर, उसको तो एज ए डिस्पोजल कॉस्ट तभी लेंगे ना जब हम चीज बेच रहे होंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक जहन में बात आ सकती है ना कि जो इसको बेचते हुए भी तो खर्चा होगा, क्योंकि जब आप IFRS 13 पढ़ लेंगे ना, IFRS 13 हमने पढ़ना है, तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें फेयर वैल्यू में से हम बेचने वाले खर्चे भी माइनस कर रहे होते हैं, लेकिन यहां पर नहीं करना है ऐसा। वायलेट नहीं हो जाएगी दूसरी आईएएस? नहीं, वॉयलेट क्या, ये इसका अपना IAS है, वो और IAS है, ये अपना IAS है। अच्छा, अब एक तो ये कि जो खरीदते हुए हैं उनमें से ट्रांजैक्शन कॉस्ट इन्वेस्टमेंट ए वाली कैपिटलाइज नहीं करनी, इन्वेस्टमेंट बी वाली करनी है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ए फेयर वैल्यू थ्रू P&L है और इन्वेस्टमेंट बी फेयर वैल्यू थ्रू OCI है। सर कि जो जो फिर इसको जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है P&L में क्यों नहीं लिखेंगे? कौन सी? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ए है तो लिखी है ना, 2 लिखी तो ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट इन्वेस्टमेंट ए, चौथी लाइन लिखी तो ये P&L में 2 मिलियन।
और जो इन्वेस्टमेंट बी के ऊपर है वो कैपिटलाइज होगी। अच्छा, ये तो हो गई कॉस्ट। अच्छा, बीच में मेरे ऐसी ईयर एंड की बात कर ली, कॉस्ट की बात कर रहा था पहले। जो ट्रांजेक्शन ए है, इन्वेस्टमेंट ए है, उसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होंगी, पी&एल को चार्ज होंगी। जो इन्वेस्टमेंट बी है उसमें कैपिटलाइज होंगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बी फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है और इन्वेस्टमेंट ए फेयर वैल्यू थ्रू पी&एल है। फिर साल के दौरान जो डिविडेंड मिला है वो डिविडेंड इनकम होता है। तो जो डिविडेंड है 12/1 का है और 9/1 का है, तो जो 21 मिलियन है ये इनकम में आ गया। फिर ईयर एंड के ऊपर ईयर के दौरान हमने कुछ इन्वेस्टमेंट्स बेची हैं। जो इन्वेस्टमेंट बेची हैं इनको बेचते हुए हमें कुछ खर्चा करना पड़ा। तो ये आपने बचपन की बात सीखी हुई है, बचपन की, वो I16 कि जब बेचते हुए को खर्चा कर रहे होते हैं तो वो उसी में नेट हो रहा होता है। तो हमने इन्वेस्टमेंट ए को 23 मिलियन का बेचा, लेकिन 2% खर्चे पड़े, इसलिए 23 मिलियन को 0.98 कर लेंगे। सेल वैल्यू पे बेचते हुए। इसी तरह जो इन्वेस्टमेंट बी को बेचा है तो 50 मिलियन बेचा है और 0.98 कर लिया, क्योंकि 2% खर्च हो गया। और इनमें से इनकी बुक वैल्यू यानी जो इनकी वो पहले दिन वाली कॉस्ट थी वो माइनस कर ली। कैसे? 100 मिलियन इन्वेस्टमेंट ए है और उसमें से 20% हम बेच रहे हैं, तो ये ब्रैकेट के अंदर ही किया हुआ है। और इसी तरह से 153 153 मिलियन की इन्वेस्टमेंट बी है और हम उसमें से 30% बेच रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें गलती ये है कि हम अगर कोई एसेट बेचते हैं तो उसका प्रॉफिट एंड डिस्पोजल पी&एल में आता है, ओसीआई में नहीं आता। तो इसने ओसीआई में लिखा हुआ, ये सही नहीं लिखा हुआ। सॉल्यूशन में जो इन्वेस्टमेंट बी बेची है और पे 3.1 कमाया है, ये पी&एल में आएगा। प्रॉफिट एंड डिस्पोजल तो पी&एल में ही आएगा। तो ये वाली गलती है इसमें कि ये प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल 3.1 ये पी&एल में लिखना है, ये ओसीआई में नहीं लिखना। जो फेयर वैल्यू गेन लॉस है वो ओसीआई में आना है। जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत सारा टाइम लग गया इस पे। तो सर जब हम बेचते थे तो जो रिक्लासिफाइड प्रॉफिट एंड लॉस, सर ये हमने इधर क्यों नहीं किया? कौन से वाले एसेट्स हैं वो जो दूसरे के? फाइनेंशियल लायबिलिटी, ये तो शेयर्स है। कुमैल ने पूछा है कि हमने पढ़ा था फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में कि जब बेच देते हैं तो उनका जो ओसीआई में क्यूमुलेटिव गेन है वो रिक्लासिफाई करते हैं। तो ये सही बात नहीं है। वो होता है जब फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल एसेट हो दूसरे की फाइनेंशियल लायबिलिटी। इक्विटी वाले केस में ये बात नहीं थी। इक्विटी में भी है। क्या लिखा हुआ? सर इक्विटी में लिखा हुआ है कि इट शैल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू गेन, हम रिक्लासिफाई नहीं करेंगे। उसमें लिखा हुआ है इट मे बी ट्रांसफर्ड विद इन इक्विटी रिटेन अर्निंग। तो सर जो रिटेन ट्रांसफर रिटेन अर्निंग में कर सकते हैं सर हम? वो तो कर सकते हैं ना, पी&एल में थोड़ी रिक्लासिफाई होना है। तो सर इसमें अगर करना हो तो कैसे करते हैं? इस सवाल में कर तो वो तो चेंजेस इन इक्विटी की चीज़ है, ओसीआई की चीज़ थोड़ी है। वो तो चेंजेस इन इक्विटी की चीज़ है कि रिटेन अर्निंग से वहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में होते हैं ट्रांसफर, ओसीआई से नहीं ट्रांसफर होते। नहीं सर, ये हम केस ये पढ़ रहे हैं ना कि फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम कोई चीज क्यूमुलेटिव गेन और लॉस रिकॉग्नाइज ओसीआई, मतलब ओसीआई में जो हमने गेन लॉस लिखा हुआ है, फिर इसको हम रिटेन अर्निंग में चाहें तो ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर कोई बेच रहे हैं तो उसकी बात हो रही है। फिर आगे ये जो हमने बेचा है जी जी, सर इसको हमने रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर, ये तो हमने इस साल बेच दिया ना, इस पे तो अभी कोई फेयर वैल्यू गेन आया ही नहीं था। तो सर ये भी करेंगे अगर कोई 2-4 साल पहले खरीदी हुई चीज होती तो उस पे हर साल एंड पे ऊपर फेयर वैल्यू गेन लॉस आया होता, वो ओसीआई में गया होता। ये चीज़ ना वैसे आपको जब मैं डी रिकग्निशन पढ़ाऊंगा ना तो उस पर दोबारा बात कर लूँगा, लेकिन ये वो है जब 2-4 साल गुजर गए होते और फेयर वैल्यू में इसका फेयर वैल्यू गेन ओसीआई में आ रहा होता और फिर वो बेचते। ये रिवाइज नहीं ना आप करके आए सारा, एक सवाल था उसमें बिल्कुल कि हमने कुछ साल बाद बेचा था इसको। ये जो रिवैल्यूएशन वाली रिवैल्यूएशन की तरह होता है ना, जैसे हम एसेट को अपडेट कर रिवैल्यू करते आ रहे हैं, फिर कुछ सरप्लस भेजते आ रहे हैं। अच्छा, जब उसको सेल करते हैं तो
वहाँ से ट्रांसफर वहाँ से रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ सेम वही चीज़ है। जी, तो इधर इसलिए हमने यूं नहीं किया क्योंकि ये तो अभी हमने साल के बीच में बेच दिया। साल के बीच में बेच दिया नहीं, अभी खरीदा था और अभी बेच दिया है। जी पिछले कुछ साल गुजरे ही नहीं थे। और वैसे भी अगर किया होता तो कहाँ करते, इसमें कहाँ दिखाते उसको? सर इसमें उसमें आता है पहले एसओएफपी में आता है, इक्विटी में कहाँ आता? रिटेन अर्निंग एसएफ में बैलेंस आते हैं, तो रिटेन अर्निंग का बैलेंस किधर है जो आप यहाँ दिखाते हैं? है ही नहीं सर। हाँ, अगर एंट्रीज मांगी होती हैं तो फिर आप एंट्रीज कर देते, ट्रांसफर वाली एंट्री नहीं मांगी हुई। सर लेकिन एंट्री ट्रांसफर कैसे करते हैं, इस केस में कर ही नहीं सकते हम। वैसे कह रहा हूँ, वैसे आपने वैसे कहा ना कि अगर होता तो हम ट्रांसफर दिखा देते, मैं वो कह रहा हूँ। सर आपने कहा कि अगर कुछ साल गुजरे होते पहले साल होता फिर वो हम ट्रांसफर करते तो कर सकते थे, लाजमी नहीं करना, स्टूडेंट ने नहीं कर देना ट्रांसफर, अच्छा वो अगर कहे तो फिर हम क्योंकि एंटिटी की मर्जी है ट्रांसफर करना है कि नहीं करना। अच्छा, मैंने आप लोगों से इसका सवाल शेयर नहीं किया, जरूरत नहीं शेयर करने की, इसलिए शेयर नहीं किया। तो इसमें गलती ये है कि जो फेयर वैल्यू गेन वो ओसीआई में आता है, लेकिन जो बेच रहे हैं तो बेचना तो प्रॉफिट एंड डिस्पोजल पीएनएल में आएगा, तो इसलिए ये 3.1 पीएनएल में आना चाहिए। ये 3.1 पीएनएल में लिख लें, ये गलती है कि उसको ओसीआई में लिखा हुआ। ठीक है, चलें जी, ये सवाल डन और पास पेपर का एक सवाल डन, तो इसमें थोड़ी सी तसल्ली वाली फीलिंग होनी चाहिए। चलें जी, आगे चलते हैं। अब मैं इसमें आपको अगले सेट ऑफ नोट्स पे लेके चलता हूं। सबसे पहले पेज पे क्या है? सर ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आ रहे हैं। इसलिए कहता स्टेपल नहीं करो इनको। सर वो हेडिंग बता दें आप। खोलो इसको, पेज को खोलो स्टेपल। रेगुलर वे ऑफ परचेज। वे ऑफ परचेज नहीं, वे परचेज है बस। हाँ जी, पेज नंबर 1, लेक्चर नोट्स, रेगुलर वे परचेज और सेल। ये क्या होता है? कुछ मार्केट्स बहुत ऑर्गेनाइज्ड होती हैं और उनमें एक प्रोसेसिंग टाइम होता है। जैसे अगर पाकिस्तान में शेयर्स की बात करें तो लिस्टेड कंपनी के शेयर्स खरीदना बेचना, ये स्टॉक मार्केट में जब शेयर खरीदे बेचे जाते हैं ना, तो ये सीडीसी के थ्रू होता है। एक मुझे इसका नाम भूल गया, पता नहीं, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम ना, नहीं, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी, पता नहीं क्या है। तो ये एक सिस्टम है जिसके थ्रू शेयर्स खरीदे बेचे जाते हैं। अगर मिसाल के तौर पे हमने जैसे आज तारीख है 25 है, अगर तो हम अगर 25 अगस्त वाले दिन शेयर खरीदना चाहते हैं तो हम ब्रोकर के थ्रू आएंगे। हर बंदा तो एंटर नहीं हो सकता ना, ब्रोकर के थ्रू आना पड़ता है। तो उसमें हम ब्रोकर को कहेंगे कि जी मैं आज लेट से टोटल का शेयर खरीदना चाहता हूँ। वो कहेगा टोटल का शेयर लेट से अगर 70 रुपए का चल रहा है मार्केट में, तो 70 रुपए जी देने पड़ेंगे आपको। ठीक है जी, लॉक कर दें। अच्छा, आपको ये शेयर जो है ना, ये आपके नाम ट्रांसफर होते होते 3-4 दिन लग जाएंगे। तो ये 3-4 दिन क्यों लग जाएंगे? प्रोसेसिंग टाइम है। तो जहां पर भी, अच्छा, आप जब 3 दिन लग जाएंगे तो 3 दिन बाद वाली प्राइस चार्ज होगी हमें शेयर खरीदते हुए? नहीं, जिस दिन हमने ब्रोकर के साथ कहा कि ठीक है मैंने शेयर खरीदने, उस दिन वाली प्राइस लगेगी। तो ऐसी ट्रांजैक्शन को रेगुलर वे परचेज और सेल कहते हैं। इसी को सेल पे लगा लें कि अगर किसी ने शेयर्स बेचने हैं और वो 31 तारीख को आके शेयर बेचता है तो उसको पैसे मिलते सेटल होते होते 3-4 दिन लग जाएंगे। लेकिन 3-4 दिन के बाद जब उसको पैसे मिलेंगे तो उस 3-4 दिन बाद वाला रेट नहीं मिलेगा, उस दिन वाला मिलेगा जिस दिन उसने सेल करने का वादा कर लिया था। तो ये जो 3-4 दिन लगना है, ये चूंकि प्रोसेसिंग टाइम है, मार्केट की नॉर्म्स हैं, तो ऐसी ट्रांजैक्शंस को रेगुलर वे परचेज और सेल कहते हैं। तो पाकिस्तान में इसकी मिसाल मैंने आपको स्टॉक मार्केट दी है। ये जो रेगुलर वे परचेज और सेल है, इसमें चूंकि 3-4 दिन प्रोसेसिंग टाइम लग जाता है और उस 3-4 दिन के गैप में एक ईयर एंड भी आ सकता है, तो यहां पर एतराज ये उठता है कि जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट को देखें ना, अगर ईयर एंड 30 जून है और हम लोग 29 जून को चीज खरीदते बेचते हैं तो ट्रांजैक्शन सेटल होते होते जुलाई आ जाएगा ना। तो
ईयर एंड तो चेंज हो गया, अब ईयर चेंज हो गया, तो अगर हमने को 29 जून को शेयर्स खरीदे हैं तो हम उसको क्या 2020 की बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिखाएं, या जब तक ट्रांजैक्शन सेटल नहीं होती तब तक नहीं दिखा सकते? ये बहस आ गई। इसी तरह से अगर हमने शेयर्स बेचे, 29 जून को शेयर्स बेच दिए, लेकिन पैसे मिलते मिलते ट्रांजैक्शन सेटल होते होते प्रोसेसिंग टाइम की वजह से 4 दिन लग गए, तो अब शेयर्स की जो इन्वेस्टमेंट है हम उसको 29 जून को ही बुक्स में से निकाल दें, या जब 4 तारीख जुलाई को पैसे आए तब बुक्स में से निकालें? ये सवाल बन गया। तो इस सवाल के जवाब में आईएएस ने कहा कि आपको 2 ऑप्शन दे देते हैं, आपकी मर्जी जो मर्जी कर लें। एक कहलाती है ट्रेड डेट अकाउंटिंग और एक कहलाती है सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग। ये 2 अकाउंटिंग के मेथड्स हैं और कंपनी की मर्जी वो उन दोनों में से जो मर्जी लगा ले। पहले बात करते हैं परचेज ट्रांजैक्शन की। तो ट्रेड डेट, अच्छा ट्रेड डेट और सेटलमेंट डेट नाम से आइडिया हो रहा है, यानी अगर मैंने 29 जून को शेयर्स बेचे तो 29 जून ट्रेड डेट है और 4 जुलाई को जब मुझे पैसे मिलेंगे और शेयर्स मेरे नाम से ट्रांसफर आउट हो जाएंगे तो ये सेटलमेंट डेट। तो इसी टॉप पे देखिए, ये जो कहानी सुनाई मैंने आपको, ये एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और नीचे 2 डब्बे बना के ट्रेड डेट और सेटलमेंट डेट मैंने डिफाइन भी की हुई है। ट्रेड डेट वो है जिस दिन हम लोग कमिटमेंट कर रहे हैं और सेटलमेंट वो है जिस दिन सेटलमेंट यानी पैसे शेयर्स लेना देना ये हो रहा है। अब इन दोनों अकाउंटिंग मेथड्स में क्या फर्क है? ट्रेड डेट अकाउंटिंग पढ़ते हैं पहले। ट्रेड डेट अकाउंटिंग जी, एक चीज हमने पढ़ी थी कैश एंड ट्रांजिट, सर वो भी तो ये सेम चीज है ना कि अभी कैश हमें मिला नहीं है, बीच में ईयर एंड सेम चीज कैसे थी यार? तो वो वैसे एक कंसोलिडेशन करते हुए मसला था कैश एंड ट्रांजिट का। उसको मैं इस चीज के साथ लिंक ना करूं? नहीं, इस मतलब कोई चीज रस्ते में हो वो ये चीज थोड़ी है। अगर हमने बैंक में चेक जमा कराया हुआ है, ईयर एंड आ गया है, अनक्रेडिटेड चेक, तो ये चीज थोड़ी है। एक बंदा खाना लेने गया है, वह रक्षे में रस्ते में है, तो आप ये चीज थोड़ी कहेंगे जी रस्ते में है तो वो ये चीज होगी। ये उन इन्वेस्टमेंट्स की, उन शेयर्स के खरीदने बेचने की बात हो रही है जो एक सिस्टम के नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम की वजह से ईयर एंड शिफ्ट हो जाता है। आप इसको सिर्फ समझने के लिए अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिटेड चेक वाला कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, लेकिन वो भी अगर बहुत पुराना हो गया तो वो भी मत उलझें। तो शेयर्स या डिवेंचर्स का खरीदना बेचना अगर किसी बहुत ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में हो रहा है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में हो रहा है, तो जो प्रोसेसिंग टाइम होता है उसकी वजह से ईयर चेंज हो सकते हैं। अब जब ईयर चेंज हो जाएंगे तो बहस ही आ जाएगी कि क्या हमने जब बेचने का वादा कर लिया तब बुक्स में से निकाल दें या जब ट्रांजैक्शन सेटल होगी तब बुक्स में से निकालें। ईयर का फर्क आ जाएगा। तो उसके लिए 2 ऑप्शन हैं, ट्रेड डेट अकाउंटिंग और सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग। पहले ट्रेड डेट अकाउंटिंग की बात करते हैं और उसमें भी पहले मैं आपको परचेज ऑफ एसेट पढ़ाता हूं। 3 डेट्स ध्यान में रख लेते हैं। एक मैंने मिसाल दी है 29 जून की, ये ट्रेड डेट है। सर ये जो आप केस पढ़ा रहे हैं ये कंफ्यूजन हो रही है इसमें। जी जी, सर ये हमने हमारा फाइनेंशियल एसेट दूसरे की क्या है, ये देखना पड़ेगा उसकी लायबिलिटी है या नहीं कोई मसला नहीं, बस हमने ये देखा कि हमारा हम अपना फाइनेंशियल एसेट बेच खरीद रहे हैं, ये उसकी बात हो रही है बस। ये सिर्फ एक, आप इसको एक स्पेशल टॉपिक समझ लें, ये फाइनेंशियल एसेट खरीदने बेचने की बात है। इसमें सिर्फ शेयर और डिबेंचर होंगे बस, और क्या हो सकता है? प्लांट प्रॉपर्टी। हम फाइनेंशियल एसेट की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल एसेट। हम फाइनेंशियल एसेट खरीद रहे हैं, हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल एसेट खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, ये उसकी बात हो रही है। एक मैंने ली है 29 जून ट्रेड डेट और एक मैंने ली है 4 जुलाई सेटलमेंट डेट। इसमें मैं बीच में एक ईयर एंड ले आता हूं जो कि है 30 जून 20। ये 3 डेट्स हैं आपके सामने। ट्रेड डेट है, फिर ईयर एंड आ गया बीच में और फिर आगे उसके सेटलमेंट डेट है। परचेज ट्रांजैक्शन सीखते हैं। चूंकि हमने खरीदने का वादा तो कर लिया है और अगर हम ट्रेड डेट अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं तो हम इसी दिन अपना फाइनेंशियल एसेट रिकॉर्ड कर लेंगे। और पैसे तो दिए नहीं,
पैसे तो इस दिन देंगे, तो साथ क्रेडिट क्या करें, पेएबल। अब वो साथ आप पेएबल का वर्ड यूज कर लें या वो पेएबल भी तो एक फाइनेंशियल लायबिलिटी है ना, कि नहीं? हमने पे करना है कैश, तो ये भी तो फाइनेंशियल लायबिलिटी है। तो आप चाहे पेएबल का वर्ड लिख देना वो भी सही है, चाहे फाइनेंशियल लायबिलिटी का वर्ड लिख देना वो भी सही है। ठीक है, तो अगर हम ट्रेड डेट अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं तो हम परचेज करना इसी दिन रिकॉर्ड कर लेंगे। अच्छा, किस दिन की फेयर वैल्यू पे? इसी दिन की फेयर वैल्यू पे, और साथ एक पेएबल बना लेंगे। चूंकि हम फाइनेंशियल एसेट अपना रिकॉर्ड कर चुके, तो ईयर एंड पे फिर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट भी आ जाएगी, इसको अपडेट करना पड़ेगा। तो अगर एमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड है तो फिर तो उसमें अपडेशन नहीं होती ना, या उसमें भी फेयर वैल्यू पे अपडेट करते हैं। लेकिन अगर बाकी दोनों हैं, फाइनेंशियल एसेट चाहे दूसरे की लायबिलिटी हो चाहे दूसरे की इक्विटी हो, ये दोनों नाम तो कॉमन है ना, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई और फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। तो इन दोनों में हम क्या करेंगे, फेयर वैल्यू पे अपलिफ्ट करेंगे, और जो इंक्रीज डिक्रीज है वो अकॉर्डिंगली पीएनएल में और ओसीआई में जाएगा। ईयर एंड से आगे आते हैं, सेटलमेंट डेट के ऊपर आके हम एक तो पेएबल को पे करेंगे, पेएबल था पे कर देंगे, पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट। दूसरा हम लोग आके इसको फिर फेयर वैल्यू पे अपडेट करेंगे। ये एक एक्सेप्शनल सी चीज है, वरना हम लोग ईयर एंड के बाद बार बार नहीं, हर रोज नहीं कर रहे होते, फिर अगले ईयर एंड पे जाके करते हैं। लेकिन जहां पर हम यहां आके फिर दोबारा इस दिन दोबारा करेंगे, और फिर से जब अपडेट करेंगे तो फिर वही तरीका है। अमोर्टाइज कॉस्ट पे रखा हुआ है तो अपडेट करेंगे नहीं, लेकिन अगर फेयर वैल्यू ओसीआई पे रखा हुआ है तो अपडेट करेंगे और ओसीआई में जाएगा, और फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे रखा है तो अपडेट करेंगे और पीएनएल में। एक्सचेंज कहां से आ गया? तो आप ये जो डब्बा सारा मैंने टेबल बनाया हुआ है ना, जो कि पेज 1 पे नजर आ रहा है आपको, ये सारा पढ़ लें। यार अब ठंड ज्यादा हो गई एक बंद कर दें। ये जो अपने सेटलमेंट डेट 2.2 लिखा हुआ है सर, उसमें आपने ये बताया हुआ कि इसको हम सेटलमेंट डेट पर फिर अपडेट कर दें। कहाँ पर? ये जो सेटलमेंट डेट 2.2 आप बता रहे हैं। जी बिल्कुल, कि फिर से अपडेट करेंगे इसको, फर्दर गेन लॉस आएगा। ऑन ट्रेड रेट मतलब इसमें जो एसेट आपने जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसमें आपने ये कहा हुआ है जो इनिशियल मेजरमेंट हम पहले पढ़ चुके हैं वो सेम रहेगी, कि अगर फेयर वैल्यू होगी वो या फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो। तो लेकिन अभी आपने कहा है कि हम सिर्फ फाइनेंशियल एसेट देख रहे हैं कि दूसरे की इक्विटी है या नहीं है। क्या क्या क्या? मैंने ये क्वेश्चन किया था आपसे कि हाँ। दूसरे की इक्विटी है या लायबिलिटी है। हाँ। आपने कहा था ये सिर्फ फाइनेंशियल एसेट हम देख रहे हैं। नहीं, फाइनेंशियल एसेट देख रहे हैं, फिर आगे आगे मैं ये पूछ रहा हूँ, ये जो आपने पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि एज स्टडी अर्लियर इनिशियल पेमेंट, तो सर अर्लियर में जो हमने क्लासेस पढ़ी थी, नहीं, आप किस कॉन्टेक्स्ट में पूछना चाह रहे थे कि दूसरे की लायबिलिटी है, तो आप सवाल पूरा कर दो अपना। इनिशियल मेजरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में सर, वो है, वही वाली बात है, वो सेम चलेगा। यानी जो इनिशियल मेजरमेंट पहले सीखी है वही है। ठीक है, वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट प्लस फी। अच्छा, अब ट्रेड डेट की सेल पढ़ने से पहले सेटलमेंट डेट की परचेज पढ़ते हैं, यानी पहले परचेज पूरा कर लेते हैं। सेटलमेंट डेट पे आते हैं। अच्छा, सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग में क्या है, नाम से लग रहा है हमें
फाइनेंशियल एसेट कब रिकॉर्ड करना चाहिए अगर हम सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं? जिस दिन से पैसे देने हैं सेटलमेंट डेट पे। तो ट्रेड डेट पे कोई अकाउंटिंग नहीं होगी, लेकिन ईयर एंड पे चूंकि हम कमिट कर चुके, खरीदने का वादा हो चुका, कितने पैसे देंगे हम, किस दिन वाली वैल्यू, जिस दिन में वादा किया। तो अब हमारा उस शेयर पे हक तो बन गया ना। बेशक हम उसको एसेट नहीं बना रहे, लेकिन हमारा हक तो बन गया। तो अब अगर उसकी वैल्यू में कोई इंक्रीज आएगा तो उसका फायदा हमें ही है या किसी और को है? हमें ही फायदा है। यानी फर्ज करें हमने एक शेयर 40 रुपए का खरीदने का वादा कर लिया, क्योंकि प्रोसेसिंग टाइम है ना, हमने अगर 29 जून को ट्रांजेक्शन लॉक कर लिए तो इस दिन अगर शेयर 45 रुपए का था तो 4 जुलाई को हमने देने 45 ही हैं। अगर 4 जुलाई को आते आते वो शेयर 45 से 52 रुपए का हो गया तो ये 7 रुपए का फायदा हमें ही है। तो इसलिए चूंकि हम कमिट कर चुके और अब हमारा शेयर उसी 45 पे लॉक हो चुका, बेशक हमने शेयर इस दिन रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन जो ईयर एंड तक मजीद कोई गेन आएगा वो हमारा ही होगा। तो हम उस गेन को अपना एक एसेट बनाएंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट अभी डेबिट नहीं करेंगे। इन्वेस्टमेंट क्यों डेबिट नहीं करेंगे? क्योंकि हमारा भी एसेट शेयर नहीं बना। हाँ, गेन पे तो हक बन गया ना, तो हम एक रिसीवेबल डेबिट कर लेंगे। तो ईयर एंड पे आके हम लोग फेयर वैल्यू का गेन लॉस रिकॉर्ड करेंगे। बेशक एसेट नहीं रिकॉर्ड किया, लेकिन चूंकि हमारा हक बन चुका तो हम फेयर वैल्यू गेन लॉस रिकॉर्ड करेंगे, और डेबिट इसका फाइनेंशियल एसेट की बजाय रिसीवेबल के नाम से होगा कि हमने ये किसी से पैसे लेने हैं, तो उसका एक रिसीवेबल बन जाएगा। और जो फेयर वैल्यू का गेन आया है, अगर ओसीआई है तो ओसीआई में जाएगा, और अगर पीएनएल है तो पीएनएल में जाएगा। और ये मैंने गेन की एंट्री की हुई है, अगर लॉस होगा तो उसकी उलट एंट्री हो जाएगी। लिखा हुआ नीचे, इसी के नीचे बोल्ड करके लिखा हुआ, ठीक है, ईयर एंड पे। अच्छा, अब आते हैं सेटलमेंट डेट पे। अब हम सेटलमेंट डेट पे आ जाते हैं। अब एसेट बना सकते हैं, बना लेना चाहिए। अच्छा, अब जब हम फाइनेंशियल एसेट डेबिट करेंगे तो वो अब पहली दफा रिकॉर्ड हो रहा होगा, तो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होना चाहिए ना, इस दिन वाली। सर इस दिन पे होगा सर, इस दिन वाली फेयर वैल्यू पे ना, तो हम इस दिन वाली फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन जो अमॉर्टाइज कॉस्ट वाला है वो तो हमें उतने का ही पड़ेगा जितने का सर हमने वादा किया। जिस दिन का वादा किया था। तो अमॉर्टाइज कॉस्ट अगर है तो उसकी डेबिट की अमाउंट कुछ और होगी, लेकिन अगर फेयर वैल्यू वाला है तो उसकी डेबिट की अमाउंट और होगी। ये जरा आप टेबल पढ़ लें, फिर मैं इसको दोहराता हूं तो आपको शायद बात समझ आए बेहतर। ये सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग अगले पेज के ऊपर, अगले पेज पे सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग की हेडिंग में परचेज ऑफ एसेट पढ़ लें, ये पूरा टेबल पढ़ लें, अगले पेज तक भी जा रहा है ये पूरा टेबल कि ट्रेड डेट पे कोई एंट्री नहीं है, ईयर एंड पे गेन लॉस है, और सेटलमेंट डेट पे फिर बाकायदा एसेट की रिकॉर्डिंग है। हाँ जी सर जी, जो आपने इधर रिसीवेबल क्रेडिट किया हुआ है, फिर ये आपने उसको नेट किया जो हमने पहले डेबिट किया होता रिसीवेबल। जी जी बिल्कुल।
बिल्कुल, जितने से रैबिट किया हुआ था वही है। अब ख़त्म कर देंगे इसको। सर इसमें एक चीज़ कंफ्यूज कर रही है। अब जैसे हमारे पास ये केस है फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल या फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। सर ये सेटलमेंट हम पैसे दे तो सेटलमेंट कर रहे थे पैसे। सर इसमें जब हम फाइनेंशियल एसेट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसमें हमने पढ़ा था कि फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। जी जी। तो इसमें सिर्फ आप फेयर वैल्यू एट सेटलमेंट डेट ले रहे हैं। असल में ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी होती तो फिर उसकी भी अकाउंटिंग आ जाती, ठीक है अगर होती है तो उसकी भी अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग आ जाती, सर, वो फिर इसमें वैसे ही करते जैसे पढ़ेंगे। जैसे पढ़ के आए। सर फिर इधर आप लिखा क्यों नहीं है? मैंने शुरू में कह दिया ना कि वही जो इनिशियल मेजरमेंट, वो जो बस आपने एक लाइन में कह दिया। ठीक। अब फॉर एग्जांपल सर इसमें अगर होती जैसे इफ एसेट्स क्लासिफाइड एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई तो उसमें ऐड हो रही होती, फाइनेंशियल एसेट सर फेयर वैल्यू ऐड कर रहे होते, ऐड कर, ठीक है। और उसमें पीएनएल में सर हम पीएनएल में जा रहे होते। कर लिए सर। डन, Yes, कोई परेशानी? अभी तक नहीं है। अच्छा, अब एक काम ये करें कि इसका ना एक सवाल, भाई जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो मैंने दिए हैं आपको, उनमें क्वेश्चन नंबर 1 देखें। कोशिश करें खुद करने की, पहले खुद ही ट्राई करिए, खुद ट्राई हो जाए उसके बाद इसका सलूशन देख लीजिए। पहले खुद ट्राई करें, लेक्चर पॉज कर दें और पहले खुद ही ट्राई करें, पहले खुद सॉल्व करने की ट्राई करें, और जब ट्राई कर चुके हैं तो फिर इसका सलूशन देख लीजिएगा। चलें लेक्चर पॉज कर दें। हाँ जी, क्वेश्चन 1 डन। इसमें कोई ऐसा मसला लग नहीं रहा जो मुझे लगे कि आपको हो, सारा कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड जो बताया है उसी हिसाब से हुआ भाई। ये मैंने जो IFRS की अपनी एग्जांपल्स हैं उन्हीं की फिगर बस थोड़ी सी 2-4 रुपए आगे पीछे करके बनाया हुआ सवाल, ये उसका अपना एग्जांपल ही है। और ट्रेड डेट अकाउंटिंग और सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग की परचेज हो गई। अब आते हैं सेल पे। इसमें सर इसमें वो भी आ सकता है IAS 21 में तो हो गए। जी अभी कराऊंगा सवाल, कहीं देखा सवाल क्या? हाँ, वो मिक्स होके ही आया हुआ है, एक ही सवाल आया हुआ है, वो मिक्स होके ही आया हुआ है। सेल पे आते हैं। सेल के ऊपर ट्रेड डेट बताता हूं पहले। यही मिसाल रख लेते हैं कि 29 जून को हमने कहा बेच दो और ट्रांजैक्शन सेटल होते होते 4 जुलाई आ गई। कैश कितना मिलेगा? तो जितना आपने वादा किया हो। जिस दिन हमारी ट्रांजैक्शन लॉक हुई थी, हाँ मिलेगा यहां आके। तो अब क्या है कि हमारे पास एक फाइनेंशियल एसेट है जिसको हमने बेचना है, तो अब रह गया मसला कि उसको बुक्स में से कब निकालना है। पहले आते हैं ट्रेड डेट अकाउंटिंग पे। क्या लगता है नाम से, बुक्स में से कब निकाल देंगे? सर जिस दिन रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाए निकाल देंगे। ट्रेड डेट पे कि सेटलमेंट डेट पे? सर रिस्क ट्रेड डेट अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं हम। सर जिस दिन हमने ब्रोकर को कहा भेज दो, उसने कहा ठीक है जी भेज देते हैं, ठीक है सर, जिस दिन हमने कह दिया सर भेज देंगे। यानी ट्रेड डेट पे। तो ट्रेड डेट पे हम इसको बुक्स में से बिल्कुल निकाल देंगे और जितनी उस दिन वैल्यू होगी बस उसी को हम समझेंगे हमने इतने का सेल कर दिया जी। सर ये फिर IFRS 15 के साथ वायलेट नहीं कर रहा है? 15 कहाँ से आ गया? सर जब उसमें IFRS 15 इन चीज़ों के लिए नहीं है, यानी IFRS 15 इन पे नहीं लगता क्योंकि इन पे IFRS 9 जो है। तो आउट ऑफ स्कोप हो। तो हमने अगर कहीं इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, अच्छा वैसे भी जब इस पे मेन IAS है ही इस टॉपिक पे ना, तो फिर दूसरा IAS पंगा नहीं लेते इससे। जब मेन IAS किसी चीज़ पे आ जाता है ना तो फिर बाकी IAS उस पे पंगे नहीं ले रहे होते। सर वो एक IAS कुछ कह रहा होता है, वो कुछ कह रहा होता है, आपने कहा कि उसमें वायलेट
वो इनके साथ इंटरफेयर नहीं कर रहे होते ना। IFRS 15 कहेगा जी इन चीज़ों की बेचना, आप उन्हीं को देखें। IFRS 9 की बात माने, हमारी बात मत पूछिएगा। जैसे इसमें मैंने आपको डेटर पढ़ाने, इस IAS में डेटर पढ़ाना है, लेकिन डेटर की वैल्यू क्या होगी ये इसने नहीं बताना, वो IFRS 15 बताएगा। इसी तरह से लीज रिसीवेबल है, उसकी वैल्यू क्या रखनी है वो इसने नहीं बताना, वो लीजेस ने बताना है। लेकिन लीज रिसीवेबल एक फाइनेंशियल एसेट तो है ना। अच्छा, तो अगर हम बेच रहे हैं और ट्रेड डेट अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, 29 जून को ब्रोकर को कह दिया बेच दो हमारा शेयर। जिस दिन हमने उसको कहा उस दिन शेयर मार्केट में 60 रुपए का था। प्रोसेसिंग टाइम में 4 जुलाई को जाके हमें पैसे मिले, तो 60 रुपए मिलेंगे या 4 जुलाई वाला रेट मिलेगा? नहीं, 60 रुपए मिलेंगे। तो हमने जब इसको 60 पे बेच दिया, बेचना कम से कम लॉक कर दिया, तो गया हमारी बुक्स में से। तो हम इसको 60 रुपए का बेचना रिकॉर्ड कर लेंगे बुक्स में से क्रेडिट, और इस 60 रुपए के हिसाब से इस पे कोई ना कोई प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्पोजल आ जाएगा। और ये 60 रुपए मिल गए हमें इसी दिन, फिर रिसीवेबल बना लेंगे। तो ट्रेड डेट अकाउंटिंग में ट्रेड डेट पे हम बुक्स में से एसेट को निकाल देंगे और रिसीवेबल बना लेंगे, और इस पे प्रॉफिट या लॉस ऑन डिस्पोजल रिकॉर्ड कर लेंगे। पेज 2 के स्टार्ट पे ही देखिए, पेज 2 के बिल्कुल स्टार्ट पे सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट, पहली लाइन पढ़ लें। ऑन ट्रेड डेट क्या होगा? सर इसमें जो रिसीवेबल होगा सर, वो तो उस पेयर वैल्यू टोकन जो हमने ट्रेड डेट पे हमने कहा होगा। जी जी वही। और जो फाइनेंशियल एसेट होगा वो जो बुक्स में जिस वैल्यू पे आ रहा होगा, जितने भी आ रहा जो उसकी बुक वैल्यू होगी। अच्छा हाँ, अगर ये एक वो एसेट था जो अमोर्टाइज कॉस्ट पे होता था, तो उस दिन तक का पहले इंटरेस्ट चार्ज होगा। अमोर्टाइज कॉस्ट में टाइम गुजरने का इंटरेस्ट होता है ना। तो अगर कोई 8 महीने गुजरे हुए थे और हम इसको बेचने लगे, तो 8 महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा पहले। सर वो फिर पीएनएल में जाएगा। इंटरेस्ट की जैसी अकाउंटिंग होती है वैसी होगी। अच्छा, अब हमने 29 को एसेट को बुक्स में से निकाल दिया, ईयर एंड पे आ जाते हैं। जो वैल्यू में कमी बेशी होगी फेयर वैल्यू में, वो रिकॉर्ड करें। तो फिर ऐसी चीज सर कह दिया, 29 तारीख को हमने एसेट को बुक्स में से निकाल दिया। अब 30 जून पे आ गए हम और फेयर वैल्यू मजीद बढ़ गई है, तो फेयर वैल्यू गेन रिकॉर्ड करें, क्यों नहीं? जब एसेट को बुक्स में से निकाल दिया तो फिर तो इसलिए ईयर एंड पे कोई एंट्री नहीं होगी। 4 जुलाई पे आ जाते हैं। 4 जुलाई पे क्या एंट्री होगी? पैसे मिल जाएंगे तो कैश डेबिट और सर, कैश डेबिट और गेन लॉस होगा सर। वो फिर कौन सा गेन लॉस आ गया? नहीं कैश जो रिसीवेबल है, जो रिसीवेबल बनाया था वो। तो ये सेल ऑफ एसेट ट्रेड डेट वाला पूरा पढ़ लें, ये पूरा टेबल पढ़ लें। पेज 2 के टॉप पे ट्रेड डेट अकाउंटिंग सेल ऑफ एसेट पूरा पढ़ लें। हाँ जी ठीक है, पढ़ लिया। सेटलमेंट पे आते हैं। सेटलमेंट डेट में सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग
एसेट को बुक्स में से कब निकालें? सर जिस दिन वो पैसे देते हैं ठीक है यहाँ पर, लेकिन बेशक यहां बुक्स में से निकालेंगे, सेल प्राइस किस दिन तय हो जाएगी? जिस दिन हमने वादा किया। तो चूंकि सेल प्राइस इसी दिन तय हो जाएगी, इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस इसी दिन रिकॉर्ड करेंगे। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इस पे ध्यान करिएगा। सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग, सेल ऑफ एसेट। चूंकि हम सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं, इसलिए एसेट का बेचना तो इस दिन रिकॉर्ड करेंगे, यानी बुक्स में से क्रेडिट इस दिन करेंगे, कैश भी इसी दिन डेबिट होगा। लेकिन चूंकि हमारी सेल प्राइस किस दिन तय हो जाएगी, तो इसलिए हम उसको सेल प्राइस पे जो गेन लॉस होगा वो यहां की बजाय वहीं रिकॉर्ड करके आएंगे। अच्छा, वहां पर भी कैसे रिकॉर्ड करना है जी, वो एक लाइन थोड़ी चेंज हो गई थी। सेटलमेंट डेट दोबारा बताता हूं। जब हम फाइनेंशियल एसेट बेचेंगे तो एक तो हम ट्रेड डेट पे, चूंकि सेल प्राइस तो ट्रेड डेट पे लॉक होगी, उस दिन दोबारा तो चेंज होना नहीं है, तो जो अमोर्टाइज कॉस्ट वाला एसेट है उसको तो नहीं छेड़ेंगे, लेकिन जो बाकी दोनों फेयर वैल्यू पे हैं उनको अभी के अभी फेयर वैल्यू पे अपडेट कर लेंगे। फेयर वैल्यू पे अपडेट करके ओसीआई वाले का गेन ओसीआई में और पीएनएल वाले का पीएनएल में चला जाएगा। ईयर एंड पे आके मजीद कुछ नहीं करेंगे। क्यों कुछ नहीं करेंगे? क्योंकि हम जब बेच चुके तो क्या ईयर एंड के ऊपर मजीद जो गेन लॉस आ गया है उस पर हमारा को हक है? नहीं, जब गया एसेट तो गया, तो ईयर एंड पे कोई एंट्री नहीं होगी। सेटलमेंट डेट, बुक्स में से एसेट को अब निकालेंगे। अब जब अब निकालेंगे तो इन तीनों को अलग अलग बताता हूं। पहले देखिएगा सेटलमेंट डेट वाले आइए। सेटलमेंट डेट पे देखें, सबसे पहले मैंने कहा है कि अगर एसेट अमोर्टाइज कॉस्ट के तौर पे क्लासिफाइड था, तो अगर अमोर्टाइज कॉस्ट के तौर पे क्लासिफाइड था तो इसको अब प्रॉपर बेच रहे हैं हम, तो जैसे डिस्पोजल की एंट्री होती है वैसे हो रही है। कैश डेबिट हो रहा है, एसेट क्रेडिट हो रहा है और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट क्रेडिट हो रहा है। अच्छा, अब एसेट हमारी बुक्स में कितने पे है वो क्रेडिट, और सेल प्राइस क्या लग रही होगी, जो हमने वादा किया। तो इसलिए देखिए फेयर वैल्यू ऑफ ट्रेड डेट, प्राइस तो वही लॉक होगी ना। ठीक है, अगर अमोर्टाइज कॉस्ट पे है तो ये पहले वाली बात होगी, बेचते हुए ट्रांजैक्शन कॉस्ट आ सकती है, हो सकती है, तो वो कैश में नेट हो जाएगी। ठीक है। और अगर वो परसेंटेज हो तो सर वो नेट हो जाएगी ना, कैश में नेट हो जाएगी, क्योंकि वो हमें पैसे काट के देगा ना, अपने चार्जेस काट के देगा। अच्छा, अगर एसेट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, बल्कि पहले फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल वाला देख लें। फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे हम अभी अभी ये 2 दिन पहले कितने पे अपडेट कर चुके हैं उसको, और कैश कितना मिलेगा? सर जो हमने वादा किया सर वही वाला ही ना, वही मिलेगा। जितने पे अपडेट किया है उतना ही कैश मिलेगा ना। तो जितना कैश मिलेगा वो डेबिट, और उतना ही हमारी बुक्स में फाइनेंशियल एसेट आ रहा होगा वो क्रेडिट। तो पेज के आखिर में देखें, बल्कि नहीं, हाँ ठीक है, वो आपके वाले पे वो कैश सही नहीं लिखा हुआ। इसको ट्रेड डेट, हाँ ट्रेड डेट कर लें, क्योंकि कैश तो उतना ही मिल रहा है ना जितना पहला है। तो कैश डेबिट और फाइनेंशियल एसेट क्रेडिट। अब आते हैं ओसीआई पे। ओसीआई को भी हम इस दिन अपडेट कर चुके, तो दोबारा मजीद कोई गेन लॉस होगा नहीं, तो कैश डेबिट और फाइनेंशियल एसेट क्रेडिट। लेकिन अभी अभी जो उसको हमने अपडेट किया था, गेन लॉस किधर फेंका था, तो वो असल टेक्निकली प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल था, लेकिन हमने उसको फॉर द टाइम बीइंग पीएनएल में डालने की बजाय ओसीआई में डाला था। अब उसको ओसीआई से निकाल के पीएनएल में डालेंगे। मैं क्यूमुलेटिव गेन लॉस की बात नहीं कर रहा, वो जो इस एंट्री में आया था उसकी बात कर रहा हूं। तो अब ये दूसरा वाला देखिए कि अगर फाइनेंशियल एसेट हमारा ओसीआई वाला है तो इसको उतनी ही अमाउंट कैश डेबिट, उतनी ही अमाउंट क्या फाइनेंशियल एसेट क्रेडिट, ट्रेड डेट पे थी जो ट्रेड डेट पे जो लॉक हुई थी वैल्यू, और जो उस पे गेन लॉस था जो हमने ओसीआई में डाला था वो टेक्निकली था तो प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल, तो वो फिर ओसीआई से निकाल के तो पीएनएल में चला जाएगा। तो ये 2 एंट्रीज हैं, ये समझ आ ही रही होंगी कि अगर हमने प्रॉफिट ओसीआई में क्रेडिट किया था तो वो ओसीआई डेबिट और प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल क्रेडिट हो जाएगा, और अगर लॉस था तो उलट। ये हो गई सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग। अच्छा, अब आप एक काम ये कर रहे हैं कि लेक्चर 33 लगाने से पहले आप इसका क्वेश्चन 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन 2 करके उसके बाद फिर 33 लगाइएगा।
रिपोर्टिंग में कुछ याद है कहाँ तक पहुँचे थे हम? शुक्र पर बात हो रही थी, आपने एक हदीस पढ़ी थी सर, हमने हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम को हिकमत अता की। जी सही है। कुरान पाक में इरशाद है, और ये हमारे लिए, बिल्कुल हमारे लिए है, और जब तुम्हारे रब ने खबरदार कर दिया कि अलबत्ता अगर तुमने शुक्र अदा किया तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा, और अगर तुमने नाशुक्री की तो बेशक मेरा अजाब बहुत शदीद है। यानी अगर हम अल्लाह की नेमत पे शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह ताला हमें और देंगे, और अगर हम नाशुक्री करेंगे तो फिर अल्लाह ताला फरमा रहे मेरा अजाब बहुत शदीद है। चलें, लेक्चर 33 लगाने से पहले आप क्वेश्चन नंबर 2 कर लें।